नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपना पैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका बलवंत साहब शो में। और व्यूअर्स को बताते हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आज बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। अपना नाम, प्रश्न और जहां से पूछ रहे हैं डिटेल्स इस नंबर पर SMS कर दें। प्रश्नों का होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक जो भी प्रश्न हो उसका हम इंतजार करेंगे। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं, वो दिल्ली से है, RK अग्रवाल जी की तरफ से है। इनकी क्वेरी बलवंत साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अभी कुछ टाइम पहले रिटायर हुए हैं और अब ये होम लोन लेने का सोच रहे हैं। जनरली वैसे हम देखें रिटायर्ड जो होते हैं इंडिविजुअल्स, उनके लिए काफ़ी टफ होता है, मतलब बैंक भी चाहेगा, लेंडर भी, कि रिटायरमेंट से पहले सब पूरी लोन की अदायगी हो जाए। लेकिन इनके केस में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी मंथली जो आय है ऑलमोस्ट 1 लाख है। इन्होंने IT रिटर्न्स में 11 लाख की लास्ट ईयर इनकम शो की है, ये कंसल्टेंसी से ही। तो आप कैसे देखेंगे इस पहलू को? मतलब कंसल्टेंसी तो है लेकिन रेगुलर जॉब नहीं है, और इस एज में स्पेसिफिकली, क्योंकि होम लोन एक लंबी अवधि का ये प्रोडक्ट है, तो कैसे इसको आप एड्रेस करना चाहेंगे इस क्वेरी को? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि अग्रवाल जी भी रिटायर होने के बाद एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए जो बैंक से वो 65 साल की उम्र तक का टेन्योर तक का लोन देती है। तो अभी जैसे इनकी जितनी उम्र हुई है और 65 साल तक पहुंचने में जितने साल लगेंगे उतने साल के लिए उनको ये होम लोन मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर जैसे ये जॉइंटली कोई इनका फैमिली मेंबर हो जिसकी उम्र कम हो, वो भी कहीं वर्किंग हो, और कंबाइंड अगर ये आगे बढ़ें तो वो एक पहलू। और साथ में इन्होंने स्पेसिफिकली इनको होम लोन से ज़्यादा इन्होंने स्पेसिफिकली जानना चाहा है कि जो 80C की लिमिट है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है। इन्होंने 1 लाख का पूरा निवेश किया हुआ है। अब ये जो होम लोन का इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली 24B के तहत जो 1.5 लाख पर एनम जिसकी अधिकतम जो छूट रहती है उसको अवेल करना चाहते हैं। वो एक इनका मेन गोल भी है। ये आप इसको लेकर भी क्या प्रावधान है, कैसे आप समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, जहाँ तक जैसे स्पाउस को या जो अर्निंग बच्चे हैं उनको एज ए को बोरोर बनाने का आपने जो बताया, तो उनको को बोरोर बनाने से एक तो उनका जो लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ सकता है और उनकी ओवरऑल जो एलिजिबिलिटी है लोन की वो बढ़ सकती है। परंतु जैसे उनका अगर सिर्फ पर्पज जो 24B की इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए इनको कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे होम लोन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो अपने कोई रिलेटिव से भी होम लोन इसको घर के लिए लोन ले सकते हैं। और जो 24B का जो डिडक्शन है वो आप किसी को भी होम लोन घर लेने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो अगर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो वो डिडक्शन मिलता है। उसके लिए आपको बस एक, जिनसे भी आपने लोन लिया है उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि ये जो पैसा है वो ये घर के लिए, रिपेयर के लिए, घर खरीदने के लिए, और कितना अमाउंट है वो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न के साथ तो आजकल नहीं लगाना पड़ता। पर अगर आपका केस कभी भी स्क्रूटिनी के लिए आ गया तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। राइट, तो ये एक आपके रूट है जिसके जरिए आप बढ़ सकते हैं आगे। जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली बाकी एलिजिबिलिटी और जिस तरह से आप बढ़ सकते हैं वो भी आपके समक्ष रखा गया है। अगला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं वो मोहम्मद दिलावर जी की तरफ से, राजस्थान से सवाल है। वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं और ये टैक्स सेंट्रिक ही पूछना चाह रहे हैं, होम लोन से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है। हम देख रहे हैं आपका एक होम लोन पहले ही रनिंग है, चल रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट अभी 8 EMIs बची हुई हैं। ये आपने 2005 में लिया था। ये इसको आपने क्या प्रीपे भी किया है? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं टेन्योर जिस प्रकार से है और जितनी EMIs हैं, कुछ आपने इसको प्रीपे भी किया है? जी, मैंने प्री पेमेंट कर दिया इसका, तो इसलिए ये 8 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा जो और अधिक लोन लेकर के बड़ा मकान लेना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर मुझे रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी आपको दोनों प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पे मिल रही है ना रिबेट? हाँ, दोनों पे मिल रही है अभी। तो बलवंत साहब फिर सेकंड के लिए भी अगर ये बढ़ना चाहें, एलिजिबल हैं, तो फिर उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? देखिए दिलावर जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने घर रख सकते हो या कितने घर पर लोन ले सकते हैं, जहां तक आपकी इनकम अगर उसको सर्विस करने के लिए कैपेबल है, एलिजिबल है।
परंतु जो इनकम टैक्स एक्ट में अगर एक घर से ज़्यादा घर आप अपने लिए या अपने रिलेटिव के लिए यूज करते हैं तो आपको उनमें से एक घर को चूज करना पड़ेगा कि वो आपके लिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और बाकी का जो है ना वो डिम टू हैव बीन लेट आउट माना जाता है। तो उस पर जो उस एरिया में जितना रेंट आता है वो रेंट आपको टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा, और उस पर 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके बाद में उस घर के लिए जो लोन लिया है उस पर आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स का 24B का रिबेट मिलेगा। और जो घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पर जो इंटरेस्ट की है वो सीमा 1.5 लाख की निर्धारित है। 1.5 लाख से ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जिस पर आपका लोन ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो डिम टू हैव बीन लेट आउट मनवाना चाहिए, और दूसरा आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। और ये टैक्स पे जो आपको छूट की यहाँ तक बात है 18C के तहत भी प्रिंसिपल 24B इंटरेस्ट, वो दोनों ही इस तरह से एप्लीकेबल हैं। तो इस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं फरीदाबाद से। प्रवीण कौशिक जी की तरफ से सवाल है। इन्होंने मेंशन किया है ये खुद प्राइवेट सेक्टर में है, जो इनका एनुअल पैकेज है 5 लाख का है। इनकी जो वाइफ हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में जिस तरह से जॉब कर रही हैं, एनुअल पैकेज 3 लाख का है। तो आप जिस तरह से आपने मेंशन किया है प्रवीण साहब, आप दोनों मिलकर लोन लेना चाह रहे हैं, होम लोन, तो इसको लेकर आपने कुछ ऑप्शंस तलाशे हैं, कुछ आपने चेक किया है अपनी तरफ से प्रवीण साहब? इनसे लग रहा है कॉन्टैक्ट अभी पूरा सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेल के जरिए जो क्वेरी है बलवंत साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ये को बोरोवर बनते हुए अगर ये आगे बढ़ सकें, जिसको लेकर ये बढ़ना चाह रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? अगर सब कुछ कोई पहले लोन अगर लिया भी है तो स्मूथ ट्रैक रिकॉर्ड है, सारे जिस तरह से हम देखें केस क्लियर है, तो उस केस में एक तो इनकी एलिजिबिलिटी, लेकिन इनके प्रश्न में एक पहलू हम और भी देख रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी का मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी प्रवीण साहब की मदर इन लॉ के नाम पर है। तो इन दैट केस लेंडर कितना कंफर्टेबल होगा और क्या देखेगा टाइटल एब्सोल्युटली क्लियर है, कहीं इनके वाइफ के कुछ ब्रदर सिस्टर्स कहीं किसी प्रकार से कुछ इश्यूज तो नहीं बाद में कुछ हो, या इस ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए ऐसा है सौरभ जी कि मैं बाद वाला प्रश्न पहले लेना चाहूँगा कि अगर ये अपनी मदर इन लॉ से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जो फैमिली मैटर्स है वो तो दूसरा हो गया, पर बैंक पहले ये जरूर देखना चाहेगा कि ये जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन है या सिर्फ पैसा जो फंड रेज करने के लिए ये सेल डीड वगैरह बनवाया जा रहा है। तो हो सकता है उनको पर्सनल इंटरव्यू वगैरह के लिए भी बुलाया जाएगा। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का आप बोल रहे हैं, इनकी दोनों की जो कंबाइंड इनकम है वो 8 लाख रुपए के आसपास है, तो बैंक जो 4-4.5 गुना देती है एनुअल इनकम का, तो इनको और इनकी वाइफ दोनों अगर जॉइंटली अप्लाई करते हैं तो 32 लाख से 36 लाख के बीच में इनको होम लोन मिल सकता है। उसमें से अगर उनका कोई रनिंग लोन वगैरह तो उसकी ईएमआई के हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी। और बैंक इनको लोन देने के पहले इनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है सिबिल से वो मंगवाएगी। अगर रिकॉर्ड एकदम क्लियर है तो इनको ये 32 से 36 लाख के बीच में लोन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने इनिशियली जो कहा वो एक इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन वाकई ही ये खरीदने के लिए किया जा रहा है, उसके मतलब बैंक इंश्योर करना चाहेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिस पर्पस के लिए और जिसके लिए लोन लिया जा रहा है वाकई उसी चीज के लिए ही है। बलवंत साहब, उसी को हर पहलू को बैंक जो भी लेंडर है चेक करके ही आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब मैं जैसे बताया कि ये जो मदर इन लॉ से खरीद रहे हैं तो बैंक डेफिनेटली इंश्योर करना चाहेगा कि ये जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन है। और ऐसा नहीं है कि बैंक अगर आपका कोई रिलेटिव के बीच में जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन हो तो उस पर लोन नहीं देते, पर बैंक एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे और ज़्यादा चेक करेंगे। और हो सकता है मैं जैसे बताया कि इनको इंटरव्यू के इनकी मदर को भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं और बातचीत से वो जज कर सकेंगे ये कि जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन है या फंड रेज करने के लिए कर रहे हैं। राइट, तो ये आपकी राय। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। ब्रेक के उस पार कार लोन सेंट्रिक भी क्वेरी और भी कई सवाल आ रहे हैं, हम सबका जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जल्द ही हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। बलवंत जी, अगले सवाल जो इंक्लूड कर रहे हैं ये पुणे से है, जतिन कुमार जी की तरफ से क्वेरी है और इनका सवाल कार लोन पर है। इस समय वो लाइन पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं जो आप कार लेना चाह रहे हैं उसकी ऑन रोड कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास आपने मेंशन किया है। तो क्या आप एग्जैक्टली इसको लेकर जानना चाहते हैं, जो आप इसका फाइनेंस करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली आपकी क्वेरी है, प्लीज बताइए। हाँ सर, मेरी क्वेरी
ये है कि 10 लाख ऑन रोड प्राइस 10 लाख पे पूरा का पूरा लोन मिल सकता है या नहीं? ये इसका एक शोरूम जो है, एक हाँ। शोरूम इसका राउंड अबाउट 8 लाख के आसपास, 8 सवा 8 लाख के करीब की है। ओके, राइट। आपको बताते हैं जनरली बलवंत साहब, जैसे जो एक शोरूम जो कॉस्ट है उसको लेकर जो फाइनेंस के ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि इनको अपनी तरफ से भी इसमें चिप इन करना पड़ेगा, ये आप कैसे बताएंगे एक शोरूम कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूड होगा? साथ में इसके अलावा ये जो जैसे ये इन्होंने स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस का मेंशन किया है, इसको लेकर आप क्या समझाना चाहेंगे इन्हें? देखिए जतिन जी, ऐसा है कि जो लेंडर्स है वो जो एक्स शोरूम प्राइस है उस पर लैंड करते हैं। तो एक्स शोरूम प्राइस में और जो ऑन रोड प्राइस है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है, ऑक्ट्राई है और जो स्टेट के कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जो आपका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका 80% से लेकर 100% तक जो है लेंडर वो लैंड करते हैं, परंतु जो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और जो सेल टैक्स वगैरह है वो पूरा का पूरा आपको अपनी जेब में से देना पड़ेगा। तो जैसे आपका जो 8 लाख है उसका 6,40,000 से के बीच और 8 लाख के बीच में आपको बैंक लोन दे देगी, पर ऊपर का जो 2 लाख रुपए के आसपास है वो आपको खुद ही फंड करना पड़ेगा। राइट। और अगर बलवंत साहब, जैसे अगर जतिन जी को हम देख सकें, ये फेस्टिव सीजन में बैंक्स की काफ़ी ऑफर्स मौजूद हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं जो हम कुछ रन भी कर रहे हैं, इनको फाइनल करते हुए किन किन पहलुओं को देख लें? ये जनरली कार लोन 5 साल राउंड अबाउट कुछ की तरफ से हम देख रहे हैं 7 साल तक के लिए भी ऑफर किया जाता है, इसमें किन किन पहलुओं को देख लें और फिर फाइनल करें डील? देखिए ऐसा है कि जो बैंक लोन इनको जो लेनी है वो जो डीलर है उससे लिंक करके नहीं ले, वो अपनी इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करे और इनको अलग से नेगोशिएट करे प्राइस, क्योंकि उसमें जो डीलर के थ्रू करते हैं उसमें डीलर का भी प्रॉफिट या जो कमीशन वगैरह होता है। तो हो सकता है आपको जो डायरेक्ट बैंक से डील करेंगे तो आपको डील अच्छी मिल जाएगी। राइट। और जो कुछ लेटेस्ट ऑफर्स हैं ये हम स्क्रीन पर रन भी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, आप इस तरह से इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम लेंगे सोनीपत से। ये प्रश्न कुलदीप तनवर जी की तरफ से है। कुलदीप साहब, आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया आप लोन लेना चाह रहे हैं और लोन के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने ब्रदर के साथ, आप उनको को बोरर बनाते हुए बढ़ना चाह रहे हैं। अब इसमें आप बताइए, आप खुद गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आपके ब्रदर भी, और आपने बताया कि एक और ब्रदर भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं, आप मिल के बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर आपने जब लेंडर्स को अप्रोच किया, क्या वो कंफर्टेबल थे? क्योंकि ब्रदर्स को साथ में लोन देने को लेकर आपको क्या फीडबैक मिला है, बताइए प्लीज। हेलो जी, आप बताइए, आप प्लीज बताइए कुलदीप साहब। मुझे ये फीडबैक मिला कि हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, मुझे फीडबैक मिला कि भाई रियल ब्रदर पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जी, तभी हम आपसे पूछ रहे थे बलवंत साहब, इसमें क्योंकि अगर ब्रदर्स को लेकर लेंडर्स में कंफर्टेबल कम रहता है, इसको आप किस तरह से इनको बताएंगे? क्योंकि अभी अगर एलिजिबिलिटी एक तरफ है लेकिन फिर उसकी रीपेमेंट्स और बाद में कहीं किसी प्रकार के कुछ इश्यूज हों तो हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ हों, बाकी फादर के साथ भी बन सकते हैं को बोरर, लेकिन स्पेसिफिकली बेशक रियल ब्रदर्स भी हों तो लेंडर्स का कंफर्ट लेवल कम रहता है। ये आप इसको किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे? देखिए कुलदीप जी, ऐसा है कि जैसे सौरभ जी ने बताया कि जो हस्बैंड वाइफ या पेरेंट चाइल्ड है वो एज ए को बोरर ज्वाइन करते हैं और एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बैंक्स अलाउ करती है और सब ऑलमोस्ट सब बैंक्स उनको लोन देते हैं, परंतु रियल ब्रदर्स अगर को बोरर करके ज्वाइन करते हैं तो मतलब स्टैंडर्ड नहीं है कि बैंक लोन देगा ही देगा, तो वो केस टू केस बेसिस पे बैंक लोन देती है। परंतु जैसे रिलायंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंडिया बुल्स है, ICICI बैंक है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर किया है कि हम लोग जो ब्रदर्स भी अगर को बोरर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग होम लोन देते हैं, परंतु थोड़ा जो कंप्लायंस वगैरह है वो बढ़ सकता है। राइट। इन्हीं का एक और प्रश्न हम देख रहे थे जो उन्होंने मेल में मेंशन किया था कि लोन जो इनफैक्ट फाइनली फिर जो मार्केट वैल्यू या जो रजिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंगली कैसे बैंक इसको डिटरमिन करता है, क्योंकि रजिस्ट्री जिस प्रकार से होती है मार्केट वैल्यू कहीं उससे हम देखते हैं एरियाज में ज़्यादा रहती है। ये आप फाइनली बैंक जब इस पर कॉल लेता है तो कैसे बलवंत साहब इनको आप समझाएंगे? सौरभ जी, ऐसा है, इसमें 3 चीजें। एक तो जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यूएशन होता है, जिसका स्टैम्प ड्यूटी का रेडी रेकनर होता है वो रेट होती है, तो आपको
वो रेट तो मिनिमम है जिस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। और अगर आपका एग्रीमेंट वैल्यू जो जिस पे आप खरीद रहे हैं वो अगर स्टैंडर्ड जो स्टैम्प ड्यूटी रेट है, वैल्यूएशन है, उससे ज़्यादा है तो वो वैल्यू आपका एग्रीमेंट में आएगी। और इसके अलावा जो बैंक जब लैंड करती है तो बैंक इसके लिए अपने जो खुद के वैल्यूअर है वो भी अपॉइंट करती है। वो वैल्यूअर अपना वैल्यूएशन करेगा और वो नॉर्मली जो वैल्यूएशन होता है उससे वो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन देता है। तो जो बैंक जो लोन आपको देगी, जो पैसा लैंड करेगी, वो जो बैंक के वैल्यूअर का जो वैल्यूएशन आएगा उसके बेसिस पे 80% के आसपास मिलेगा। जी, ये आपके लिए राय। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप शो देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है या सजेशंस भी हैं शो के लिए, इसको हम कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाएं, इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट्स करें तो आपके लिए और भी बेहतर बने, तो आप अपने प्रश्न सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप देश में कहीं भी बह रहे हैं तो और लोन सेंट्रिक क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आज हम लोन मार्केट का जायजा ले रहे हैं। इस तरह से आप SMS के जरिए भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ हम कुछ और प्रश्न लेकर जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट और आइए अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। बलवंत साहब, अगली क्वेरी मुंबई से है। ये पर्सनल लोन पर सवाल है। प्रश्न पूछा है पुरुषोत्तम तेजवारी जी ने, वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। पुरुषोत्तम साहब की एज 50 ईयर्स। इनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख का ही इनको लोन चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और इनका टोटल जो अनुभव है, काम करने का एक्सपीरियंस 20 साल के करीब का है। पुरुषोत्तम साहब, हम देख रहे थे आपने पहले भी पर्सनल लोन लिया है ऑलमोस्ट 6 साल पहले, जो आपने टाइमली प्रीपे कर दिया, कोई उसमें इश्यूज नहीं थे। तो आखिर अब जो आप सिर्फ 1 लाख पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं तो उसी लेंडर से क्यों नहीं आप लेते? सर वो अभी जो सिटी फाइनेंस से लिया था वो भी यहाँ पे ब्रांच बंद हो चुकी है सब। तो कुछ और आपने जिस तरह से आपका ये पिछला जो आपने लोन लिया था वो बिल्कुल स्मूथली उसकी रीपेमेंट हो गई थी, कुछ उसमें किसी प्रकार की कुछ दिक्कत तो नहीं थी? नहीं जी, नहीं, क्लियर हो गई थी वो सब। तो आपको राय दिलवाते हैं। आप जिस तरह से आपने मेंशन किया है, आप प्राइवेट सेक्टर में, आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? मेरा अपना सैलरी अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट है। ये आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी कहाँ पर आती है, किस बैंक में अकाउंट है? चेक से आती है सर। ओके, और सेविंग बैंक कहाँ पर है? PNB में। कितने समय से है? ये लगभग 8-10 साल हो गए सर। तो बलवंत साहब, ये पहले इसी को अप्रोच करके और फिर ऑप्शंस दूसरे भी आप मतलब कैसे समझाना चाहेंगे इनकी प्रोफाइल को देखते हुए? देखिए पुरुषोत्तम जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि आपने 6 साल पहले पर्सनल लोन लिया था और उसको बराबर पेमेंट कर दिया, तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एकदम अच्छा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप एक लेंडर को अप्रोच करें। इससे अच्छा जैसे अपना पैसा.com जैसे जो मार्केट प्लेस है वहाँ एप्लीकेशन अगर डालेंगे तो जो 2-4 जो लेंडर है पर्सनल लोन देते हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, तो हो सकता है आपको सहूलियत हो जाएगी। और आपको लोन तो सिर्फ 1 लाख का चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये पर्सनल लोन मिलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं और इसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी इस तरह से आप आगे बढ़ें, ये आपकी राय रहेगी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न बलवंत साहब हम शामिल करेंगे। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ से है और ये प्रश्न भेजा है अनिल कुमार जी ने। ये SMS के जरिए है, जो डिटेल इन्होंने भेजा है। इनको लोन की रिक्वायरमेंट है अराउंड अबाउट 15 लाख की। इन्होंने कहा ये पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इनकी बातचीत चल रही है। फिलहाल ये एविएशन क्षेत्र में नौकरी करते हैं और एयरलाइंस बिजनेस में है। ये कह रहे हैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो साइड बाय साइड इनकी एक लैंड है जिसको लेकर ये सेटअप करना चाह रहे हैं। ये आप किस तरह से समझाना चाहेंगे इन्हें, ये इसको लेकर जो मार्केट में हम देख रहे हैं स्कीम्स अवेलेबल हैं, जो अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं बिजनेसेस, तो उनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं, क्या आपकी राय रहेगी? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे पेट्रोल पंप चाहिए इनको, तो कम से कम इनकी ज़मीन इनकी होनी चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल आदमी इसकी मदद लेके उनको इसकी जो पेट्रोल पंप है इसके बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेनी चाहिए, जिसमें कितना लोन कर लेंगे, कैसे रीपेमेंट करेंगे, क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या कैश फ्लो रहेगा, और वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके वो जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है या जिस एरिया में ये पेट्रोल पंप लगवाने की सोच रहे हैं उसको बैंक को अप्रोच कर देना चाहिए। बैंक नॉर्मली अगर आप बोरो करने जाएंगे तो कोलेट्रल वगैरह आपसे मांगेगी, परंतु जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके लिए स्कीम है जिसमें बैंक 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है, जिसमें 75% की जो
जो वो ट्रस्ट फंड है वो गारंटी देता है। तो बैंक को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये जो CGT SME है उसके अंडर में लैंड कर दीजिए। अगर क्राइटेरिया में फिट बैठेगा तो बैंक लैंड करेगा, परंतु बैंक आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी वगैरह है वो जरूर चेक करेगा, क्योंकि 100 लाख का जो लोन है उसमें 75 लाख का ही गारंटी मिलता है। अच्छा बलवंत साहब, जैसे आपने कहा का जो लोन है वो तो उसका एक्सपोज, ये CGT जो SME जो स्कीम है उस SME के अंडर इसको भी, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, मतलब कोई भी इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ के नीचे है प्लांट एंड मशीनरी में, तो मेरे को लगता नहीं पेट्रोल पंप का उससे ज्यादा खर्चा आता होगा, तो ये बैंक को स्पेसिफिकली पूछ भी सकते हैं कि इसमें कवर होगा कि नहीं होगा। राइट, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बलवंत जी शुक्रिया, दर्शकों का भी धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।